नेक्स्ट डे सुबह का टाइम है, अराउंड 7:30 बजे हुए हैं और आज हेलोवीन है, 31 अक्टूबर है। तो शाम के टाइम पे कोशिश करूँगा कि वैंकूवर के आसपास जहाँ पे भी बेस्ट हेलोवीन सेलिब्रेट होता है वहाँ पे जाऊँ और वहाँ का हो सकता है तो वीडियो आप लोगों के साथ बना के शेयर करूँ। लेकिन पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि कनाडा में मुझे 2 साल हो गए हैं और 2 साल में मेरी कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो इंडिया के कंपैरिजन में मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हैं। तो आज का वीडियो है वो उसका दूसरा पार्ट है, यानी अगर कोई भी चीज़ बहुत अच्छी होती है तो उसके बुरा पार्ट भी होता है। तो 2 साल रहते हुए हो गए मुझे यहाँ पे, तो 2 साल में ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो इंडिया के कंपैरिजन में मुझे यहाँ पे कम अच्छी लगी हैं, या फिर इंडिया से जो यहाँ पे बुरी हैं, या फिर क्या ऐसी चीज़ें हैं जो इंडिया में मैं मिस करता हूँ। तो चलो ये सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में शेयर करूँगा, आप लोगों को बताऊँगा कि कौन कौन सी चीज़ें हैं 2 साल में मेरे ऐसे कौन कौन से एक्सपीरियंस हुए हैं जिनकी वजह से मुझे लगा है कि इंडिया इन चीज़ों में कनाडा से भी बेटर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अगर नेगेटिव की बात करें तो यहाँ पे जो पहली नेगेटिव चीज़ है वो मुझे लगती है यहाँ का मौसम, टेम्परेचर। कुछ इलाकों में जहाँ पे मैं रहता हूँ लकीली वहाँ पे अच्छा है, लेकिन अगर आप टोरंटो में जा रहे हो या फिर और नॉर्दर्न साइड में कहीं पे रह रहे हो तो यहाँ पे इतनी बर्फ़ पड़ती है, 5-6 महीने सर्द हवाएं चलती हैं, बर्फ़ पड़ती है, सुबह सुबह उठ के आपको बर्फ़ को निकालना पड़ता है। 1-2 दिन तो वो बड़ी क्यूट लगती है, बाद में वो सरदर्दी से बन जाती है। और अगर आपको ज़्यादा ठंड सहन करने की आदत नहीं है तो आपके 5-6 महीने हैं वो इंडोर ही निकलते हैं। हालांकि पॉजिटिव चीज़ ये है कि आप घर में रहोगे तो सेंट्रली हीटेड घर होते हैं, कार में जाओगे तो कार में भी आपको हीटिंग मिलेगी, ऑफिस में जाओगे वहाँ पे भी हीटिंग होगी, लेकिन फिर भी आपकी लाइफ है वो अंदर अंदर रोटेट होगी 5-6 महीने जब तक ठंड ज़्यादा है। ना आप घूमने जा पाओगे ना कुछ कर पाओगे, बस ये है कि आपको घर चलता रहेगा, सैलरी आती रहेगी और आपको इंडोर्स ही निकालना है। तो इसीलिए यहाँ पे समर्स की भी बहुत ज़्यादा वैल्यू होती है। तो जब तक मेरी कॉफ़ी तैयार हो रही है मैं आपको बताता हूँ कि कनाडा के बारे में मुझे नेक्स्ट ऐसी कौन सी चीज़ है जो मुझे कनाडा के बारे में पसंद नहीं है। तो वो है यहाँ का बैंकिंग का थोड़ा सिस्टम और थोड़ा कुरियर वगैरह का सिस्टम। ओवरऑल बोल सकते हो जो मनी ट्रांसफ़रिंग का काम है या फिर जो कुरियर से रिलेटेड काम है वो यहाँ पे थोड़े से ढीले और महंगे हैं। पैसे की बात करें तो यहाँ पे ज़्यादातर क्या है, मैक्सिमम अभी भी ऐसा चलता है कि सैलरी है वो चेक्स में मिलती है, तो चेक्स आपको डिपॉजिट करवाने पड़ते हैं। हालांकि वो इतना ज़्यादा अलग प्रोसेस नहीं होता, लेकिन इंडिया अभी भी इन चीज़ों में काफ़ी एडवांस है। वहाँ पे सैलरी सीधी आपके अकाउंट में डिपॉजिट हो जाती है, पैसे किसी को ट्रांसफ़र करना है तो गूगल पे है, फ़ोन पे है, तो ये काफ़ी एडवांस टेक्नोलॉजी है। यहाँ पे ट्रांसफ़र करने हो तो अभी भी या तो इंटरेक्ट होता है, जो ईमेल होता है एक तरह से, तो आप ईमेल कर देते हो, वहाँ से क्लिक करोगे तो वो आपके बैंक अकाउंट में जमा हो जाते हैं। और सैलरी के लिए ज़्यादातर आपको ये है कि चेक मिलेगा, वो चेक आपको डिपॉजिट करवाना पड़ता है। तो ये चीज़ें इतनी कोई बड़ी नहीं है, लेकिन फिर भी इन चीज़ों पे थोड़ा ऐसा लगता है कि थोड़ा पीछे है काफ़ी कनाडा टेक्नोलॉजी के मामले में, तो इसमें भी थोड़ा इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। और कुरियर की बात है तो कुरियर तो कहीं भी जाता है ना, लेकिन यहाँ पे फ़ीस बहुत ज़्यादा लगती है। तो अगर आपको कोई कुरियर कुछ भी मंगाना है तो ऐसा नहीं है कि फ्री डिलीवरी नहीं होती है, तो डिलीवरी का आपको ऑब्वियसली पे करना पड़ेगा, और मैक्सिमम केसेस में ऐसा होगा कि आपको खुद को जाके पिकअप करना पड़ेगा। तो ये चीज़ है वो इंडिया के कंपैरिजन में यहाँ पे काफ़ी कम है। तो नेक्स्ट चीज़ जो मुझे कनाडा के बारे में इतनी ज़्यादा पसंद नहीं है वो है यहाँ का, एक तरह से बोल सकते हो वर्क ट्रैप, या फिर यहाँ पे बहुत ज़्यादा जो सख्ती होती है काम के लिए। तो ये स्पेशली हर जॉब में नहीं होता है, लेकिन क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा होता है और बहुत सारे लोग हैं दुनिया भर से जो यहाँ पे आके काम करना चाहते हैं, तो उस वजह से क्या होता है, ये इतना पे करते हैं तो ऑब्वियसली एक्सपेक्ट करते हैं कि आप काम भी बहुत ज़्यादा करो। अगर आप हाई पेइंग सैलरी वाली जॉब कर रहे हो, कुछ मैनेजर की या कुछ आईटी कोडिंग की, तो आपसे एक्सपेक्ट करेंगे कि आप काम है वो बहुत बढ़िया परफॉर्म करो। और यहाँ पे क्या होता है, थोड़ा ये इमोशनल नहीं होते हैं ये लोग। तो अगर ऐसा है कि आप कुछ अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे हो, कुछ भी आपके काम में कमी है, तो ये तुरंत फायर कर देते हैं। तो एक बार अगर आप फायर हो गए
तो फिर आपको यहाँ पे सर्वाइव करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, जॉब ढूंढना भी बहुत मुश्किल हो जाएगा। और अगर आप लो स्किल वाली जॉब कर रहे हो तो आपको या तो ज़्यादा काम करना पड़ेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप किसी छोटे से ऑफिस में रिसेप्शनिस्ट हो तो ऐसा नहीं है बस आपको कॉल हैंडल करने, हो सकता है आपको बोल दे आपको कि टॉयलेट भी इसका क्लीन सुबह आके तुम्हें करना है। हो सकता है पूरा सुबह जो झाड़ू वगैरह होता है पूरी वो फर्श का को जो क्लीन करना है वो भी काम तुम्हें ही करना है, तो उस चीज़ में भी मना नहीं कर सकते। तो अगर यहाँ पे लो स्केल जॉब है तो आपको काम ज़्यादा करवाएंगे, छुट्टियाँ कम देंगे, और अगर हाई स्केल जॉब है तो फिर आपको परफॉर्म ज़्यादा करना पड़ेगा। तो यहाँ पे ये चीज़ है। और इनफैक्ट कई छोटी जॉब में तो ऐसा भी होगा कि आपको उतना ही सैलरी मिल रही है कि आपका सर्वाइवल हो रहा है यहाँ पे, और अगर आप साल 2 साल इकट्ठा करके फिर अगर इंडिया जाने की सोचो तो जो भी आपकी सारी सेविंग की होगी साल भर में वो सब ख़त्म हो जाती है अगर साल में एक बार भी इंडिया जाते हो। तो ये वाली चीज़ है कि आप थोड़ा काम है वो यहाँ पे काम को बड़ा सीरियसली करना पड़ता है, आपको छुट्टियाँ कम मिलती हैं और आपको जो भी काम मिल रहा है उसको बहुत अच्छे से परफॉर्म करना पड़ता है। और अगर आपका एक जॉब चला गया तो पूरा साइकिल है आपका वो घूम जाता है। नेक्स्ट चीज़ जो कनाडा के बारे में मुझे नेगेटिव लगती है वो ये है कि यहाँ पे आपको ट्रू फ्रेंड्स या जेन्युइन लोग से मेरा मतलब है जो आपको आपके साथ हर समय खड़े रहें, इस तरह की एक्सपेक्टेशन आप यहाँ पे नहीं कर सकते। इनफैक्ट आपके जो रिलेटिव्स हैं जिनको आप बहुत पहले से जानते हो जो वो भी यहाँ आके ऐसे हो जाएंगे कि आप उनसे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं रखोगे तो ही अच्छा है। इसका रीज़न भी है क्योंकि यहाँ पे लाइफ इतनी टफ़ है। लाइफ टफ़ है तो यहाँ पे ऐसा भी नहीं हो सकता कि कोई आपके घर में आके 1 महीने रह ले जैसे इंडिया में रहते हैं, क्योंकि यहाँ पे खर्चे भी ज़्यादा हैं, सब चीज़ें ज़्यादा हैं। इनफैक्ट काम पे पूरे टाइम जाना पड़ता है, आने के बाद हो सकता है खाना बनाने का मन नहीं करे, अगर कोई रिलेटिव आ रहा है तो उसके लिए खाना एक्स्ट्रा बनाना पड़ रहा है। तो ये काफ़ी सारी चीज़ें हैं। लेकिन मैंने ये नोटिस किया कि यहाँ पे आने के बाद लोग हैं वो थोड़े सेल्फ सेंटर्ड और थोड़े से सेल्फिश टाइप हो जाते हैं, और वो शायद उनकी गलती नहीं है, वो यहाँ की सिचुएशंस ही ऐसी होती हैं, यहाँ की कंडीशन ही ऐसी होती हैं कि अगर आप उस तरह से नहीं रहोगे तो यहाँ पे थोड़ा सर्वाइव करना मुश्किल हो जाता है। तो लोग यहाँ पे हेल्पिंग नेचर के होंगे, हेल्प आपकी कर देंगे। लेकिन अगर आप ये सोचो कि जैसे इंडिया में होता है हमेशा फ्रेंडशिप के लिए कभी भी अवेलेबल होते हो, कभी भी जाके पार्टी कर रहे हो, कभी भी कुछ कर रहे हो, तो यहाँ पे टाइम का भी क्रंच है, पैसे का भी थोड़ा सा ऐसा रहेगा कि आपको खर्चा उतना ही करना है कि घर के खर्चे आराम से चलें, और लोगों का नेचर है वो भी थोड़ा सा यहाँ पे आके चेंज हो जाता है। तो आप सबसे बेस्ट चीज़ है कि किसी से एक्सपेक्टेशन मत रखो, किसी से ये उम्मीद मत रखो कि ये मेरे लिए ये कर देगा, ये मेरे लिए ये कर देगा। फ्रेंडशिप रखो, लोगों से बना के रहो, आप उनकी आगे से हेल्प करो तो शायद इन रिटर्न वो भी आपकी अगर ज़रूरत पड़ेगी तो हेल्प कर सकते हैं। लेकिन किसी से भी एक्सपेक्टेशन मत रखो, ये मैंने एक्सपीरियंस किया है अभी तक यहाँ पे। तो और लोग हैं वो ऐसा है कि अपने कंफर्ट को यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं ना, अपनी प्राइवेसी को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं। तो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि आप कहीं पे रह रहे हो और अगर आप रेंट पे कर रहे हो तो आप कितना भी हल्ला मचाओ, कुछ भी करो, कोई कुछ बोलेगा नहीं क्योंकि आप पैसे दे रहे हो। यहाँ पे ऐसा है कि अगर आप पैसे भी दे रहे हो तो भी आपको सारी चीज़ें ध्यान रखनी है कि आपके ऊपर कौन रह रहा है, नीचे कौन रह रहा है, उनको कुछ प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ज़्यादा हल्ला नहीं करना, ज़्यादा कुछ ऐसा तेज़ म्यूज़िक वगैरह नहीं बजाना। नहीं तो क्या होता है यहाँ पे लोग 1-2 बार तो आपको इनडायरेक्टली बताएंगे कि आप ये मत करो, फिर सीधा ये पुलिस में कंप्लेन कर देते हैं। तो वो थोड़ी सी चीज़ें हैं वो एक लिमिट से बाहर जा सकती हैं। तो कोशिश करो अपनी फैमिली के साथ खुश रहो, जो कुछ फ्रेंड्स बनाओ, उनकी हेल्प करो, बाहर घूमने जाओ, लेकिन किसी से भी किसी भी तरह की एक्सपेक्टेशन मत रखो। ओके, सो नेक्स्ट चीज़ जो कनाडा के बारे में मुझे अच्छी नहीं लगती है वो है यहाँ का हार्श वेदर। अब देखो वेदर स्पेशली अगर मैं रह रहा हूँ, ये बेस्ट एरिया है पूरे कनाडा का। पूरे कनाडा में अगर आपको देखना है कि मोस्ट सूटेबल वेदर कहाँ का होगा तो वो है वैंकूवर का, वो है ब्रिटिश कोलंबिया का ओवरऑल। क्योंकि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे पूरी साल में 3 या 4 बार ऐसा होगा जब स्नोफॉल पड़ेगी और आपके चारों तरफ है वो बर्फ़ ही बर्फ़ होगी। और उससे भी वो भी अगर 3-4 दिन पड़े ना तो काफ़ी अच्छी लगती है, क्यूट लगती है पूरा, क्योंकि वाइट हो जाएगा पूरा शहर, ऐसा लगता है जैसे कोई फेरी टेल हो। लेकिन यही अगर आप रोज़ देखोगे तो आप डिप्रेशन में चले जाते हो, स्पेशली अगर टोरंटो साइड है या फिर और अगर आप नॉर्थ की साइड जाओगे तो कनाडा में बहुत ज़्यादा ठंड रहती है, बहुत ज़्यादा बर्फ़ पड़ती है। तो कई जगह तो ऐसी हैं जहाँ पे 5-5, 6-6 महीने कंटिन्यूस बर्फ़ पड़ती ही रहती है। तो अगर आप
अनफॉर्चुनेटली ऐसे किसी एरिया में चले जाते हो तो क्या होगा, वहाँ पे आप डिप्रेशन में चले जाओगे। वहाँ पे आपको लगेगा यार सुबह हो शाम हो पूरा ऐसा ठंडा ठंडा मौसम है, बाहर अगर घूमने की कोशिश करोगे 6 महीने आप घूम ही नहीं सकते। कार से जैसे ही बाहर निकलोगे इतनी ठंडी हवा चल रही होगी, बहुत ज़्यादा आपको कपड़े पहनने पड़ेंगे। अगर बर्फ़ होगी तो सड़क पे भी अगर आप कार चलाओगे तो कार थोड़ी स्लिप होने का खतरा रहता है। विंडी अगर बहुत ज़्यादा ठंडी हवा चलती है, बर्फ़ वाली हवा चलती हैं, तो आदमी को 2-4 दिन ठीक लगता है, लेकिन अगर 6-7 महीने अगर ऐसा रहे तो वो डिप्रेशन में आ जाता है। तो यहाँ का वेदर है वो इस तरह का है। लकीली मैं जिस एरिया में रहता हूँ वहाँ पे ऐसा नहीं है, लेकिन फिर भी अभी जैसे जैसे देखो सर्दियाँ स्टार्ट होती हैं, अभी नवंबर का महीना चल रहा है, तो नवंबर में यहाँ पे क्या होता है कि दिन है काफ़ी छोटे हो जाते हैं। 3-3:30 बजे से ही रात सी होने लग जाती है और सुबह 9 बजे तक ऐसा ही रहता है। तो मतलब पूरी जितनी टाइम रात रहती है। और स्पेशली क्या है यहाँ पे अगर आप आ रहे हो, आपके साथ पेरेंट्स नहीं हैं, फैमिली में ज़्यादा नहीं है, हस्बैंड वाइफ हैं, बस वो दोनों ही काम कर रहे हो, कोई पहले आ गया तो वो बाकी टाइम बैठा रहेगा तो उसको ऐसा डिप्रेशन सा फील होगा काफ़ी। तो ये चीज़ यहाँ की मुझे थोड़ी सी बुरी लगती है। तो अगर आप इस चीज़ के लिए रेडी हो, अगर आपको ये चीज़ बहुत ज़्यादा परेशान करने वाली नहीं लग रही है कि आपको हार्श वेदर से कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर बर्फ़ बहुत ज़्यादा पड़े उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, या फिर पूरे दिन अंधेरा अंधेरा सा रहे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर ये सारी चीज़ें और ठंडा मौसम है, ठंडी हवाएं हैं, ये आपको टॉन्ट करती हैं, ये आपको हॉन्ट करती हैं, तो आपको यहाँ पे आने से पहले एक बार सोचना चाहिए। लेकिन पॉजिटिव चीज़ कनाडा के बारे में ये है कि अगर आप यहाँ पे आते हो तो आपको वो फर्स्ट हैंड पूरा एक्सपीरियंस नहीं करना पड़ेगा। उससे मेरा क्या मतलब है कि देखो यहाँ पे सारे घर हैं ना, वो पूरा सेंट्रली हीटेड रहते हैं। तो एक बार जैसे ही घर में गए, आपने हीट ऑन की, तो बाहर भले ही माइनस में टेम्परेचर हो, आप आराम से भले ही वहाँ पे बिना किसी स्वेटर के, बिना किसी उसके नॉर्मल टी शर्ट पहन के भी घर में रह सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे ही तुम कार में आते हो, कार में हीट ऑन कर ली, तो कार में भी आपको वो सारी चीज़ें फेस करने की ज़रूरत नहीं है। एक बार आप ऑफिस में गए तो ऑफिस में भी जाके आपको हीट मिलेगी। तो ओवरऑल क्या है, केवल इस तरह का हार्श वेदर आपको तभी फेस करना पड़ेगा जब आप खुले में कहीं जाओगे, है ना। और ऐसा बहुत कम टाइम होता है, बहुत कम चांसेस होते हैं, लेकिन वो भी एक बड़ी चीज़ है कि 5-6 महीने आपके पास एकदम बंधे से हो जाएंगे कि आप फ्रीली कहीं घूम ही नहीं सकते। तो वो भी एक नेगेटिव पॉइंट है। मेरा नेक्स्ट पॉइंट है वो है आइडेंटिटी का, आइडेंटिटी क्राइसिस। आइडेंटिटी क्राइसिस से मेरा मतलब है कि आप यहाँ पे आ जाओगे, कितने भी साल रह लोगे, लेकिन उसके बाद भी आपको थोड़ा सा ऐसा फील होगा कि यार मैं और कहीं से बिलोंग करता हूँ, मैं इंडिया से बिलोंग करता हूँ, या जो भी आपकी नेटिव कंट्री है, नेटिव स्टेट है, वहाँ से बिलोंग करता हूँ। क्योंकि क्या होता है, जब एक हम ग्रोन अप हो गए पूरा यहाँ पे आते हैं तो पूरी तरह से उस कल्चर में समझ नहीं पाते, उस कल्चर को, उस कल्चर में ढल नहीं पाते, या फिर हमारी भी थोड़ी सी इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होता है कि हमें ऐसा लगता है चाहे सामने वाला बिल्कुल रेसिस्ट नहीं है, वो ठीक है, लेकिन क्योंकि हम उसका एक्सेंट नहीं बोल पा रहे हैं, या फिर हम उस जो उसकी चॉइसेस हैं, जो उसकी इंटरेस्ट हैं, वो हमारे इंटरेस्ट नहीं है, तो इस वजह से शायद कॉमन फैक्टर नहीं होता, तो ऐसी फ्रेंडशिप नहीं हो पाती कि जो लॉन्ग टाइम चले, है ना, जिससे तुम्हारे सारे कॉमन फैक्टर्स हैं वो मिलते हो। तो इस वजह से हमें कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि अपने जैसे लोग हैं यहाँ पे, इंडियन हैं, उनके साथ ही हम घुल मिल पाते हैं, और अदर रेसेस हैं उनके साथ इतना अच्छा गेट अलॉन्ग नहीं कर पाते। हालांकि ये प्रॉब्लम हो सकता है कई लोगों के साथ नहीं हो, लेकिन मैक्सिमम के साथ इस तरह का प्रॉब्लम होता है। और इनफैक्ट अगर नेक्स्ट जनरेशन भी होगी ना, अगर फॉर एग्जांपल आपके बच्चे यहाँ पे पैदा हो रहे हैं, तो वो यहाँ उनके दोस्त हैं, उनका एक्सेंट भी सेम होगा, उनके दोस्त भी सब मिक्स होंगे, लेकिन उनको भी कहीं ना कहीं ऐसा लगेगा, क्योंकि उनकी स्किन ब्राउन है, तो उनको कहीं ना कहीं ये फील होगा कि मेरा जो बिलोंगिंग है, मैं नेटिव हूँ। कहीं भी किसी भी दूसरी कंट्री में जाएंगे, कहीं भी जाएंगे, तो उनको शक्ल देख के एज ए इंडियन ही आइडेंटिफाई किया जाएगा, भले उनका जन्म है कनाडा में हुआ है, भले पूरी ज़िंदगी वो कनाडा में रहें। तो एक वो आइडेंटिटी वाला फैक्टर है, आइडेंटिटी क्राइसिस वाला फैक्टर है, वो हमेशा बना ही रहता है। लेकिन ये है, वो बहुत ज़्यादा बड़ा पॉइंट नहीं है। अगर आपको ऐसा चाहिए कि बस मुझे मेरे जैसे ही लोग हों और वहाँ पे मैं कम पैसे भी मिलें, लेकिन मुझे पूरा कल्चर अपना इंडियन ही चाहिए, तो फिर आपको इंडिया में ही रहना चाहिए, यहाँ पे नहीं आना चाहिए। लेकिन आपको ऐसा लग रहा है कि ये चीज़ें जो छोटी मोटी हैं मैं एडजस्ट कर सकता हूँ, तो फिर आपके लिए यहाँ पे मोस्ट वेलकम है। ओके, सो द नेक्स्ट पॉइंट इज़ क्रेडिट लाइफ, उधारी वाली ज़िंदगी।
तो यहाँ पे क्या होता है, जनरली सारा कुछ है वो क्रेडिट कार्ड पे डिपेंड करता है। जैसे हमारे यहाँ क्या होता है, लोग डेबिट ज़्यादा यूज़ करते हैं, क्रेडिट कम करते हैं, इनफैक्ट कहीं तो कैश ट्रांजैक्शन ही चलता है। लेकिन यहाँ पे क्या है, सब कुछ है वो क्रेडिट कार्ड पे डिपेंड करता है, क्योंकि अगर आप क्रेडिट कार्ड यूज़ करोगे तो आपकी क्रेडिट हिस्ट्री बनेगी, उसके बेस पे ही आपको लोन मॉर्गेज वगैरह मिलेंगे, उसके बेस पे ही आपके सारे ट्रांजेक्शन्स। इनफैक्ट कई जगह तो ऐसे हैं कि अगर आपको होटल भी लेना है तो भी आपके पास क्रेडिट कार्ड होना ही चाहिए, बिना उसके आप होटल भी बुक नहीं करवा सकते। तो यहाँ पे सब कुछ है वो क्रेडिट कार्ड पे डिपेंड करता है। तो इसके चक्कर में क्या होता है, कई बार यहाँ पे लाइफस्टाइल अपग्रेड हो जाता है, खर्चे बढ़ जाते हैं, सैलरी अच्छी होती है तो हम भी अच्छे से खर्चा करने लग जाते हैं। इसमें प्रॉब्लम कुछ नहीं है, लेकिन कभी कभी क्या हो जाता है कि ये इतना ज़्यादा हो जाता है कि आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है हाथ से। तो ऐसे केस में अगर ऐसा हो जाए कि जॉब का कुछ प्रॉब्लम हो जाए या फिर ऐसा कुछ हो जाए जहाँ पे कुछ खर्चे बैलेंस नहीं हो रहे, मैनेज नहीं हो रहे, तो उस केस में क्या होगा कि ये सारा मैनेज करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाएगा। तो उस केस में ऐसा होगा कि यहाँ पे आपको हो सकता है डेली के जो खर्चे हैं, आपके मंथली एक्सपेंसेस हैं, वो भी निकालना मुश्किल हो जाए। तो ये कंडीशन आपने देखा होगा, क्योंकि देखो ये लाइफ टाइम में कभी ना कभी ऐसे बम्स आते हैं, कभी ना कभी ऐसी चीज़ें आती हैं जहाँ पे हो सकता है आपको जॉब से फायर कर दिया जाए, है ना, या फिर आप जॉब करने एक जॉब से निकलें दूसरी जॉब मिले नहीं, या फिर कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ हो जाए जहाँ पे आपको फाइनेंशियल थोड़ी सी टाइटनेस आ जाए, थोड़ी सी प्रॉब्लम आ जाए। तो वो चीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा हॉन्टिंग हो सकती हैं, बहुत ज़्यादा डरावनी हो सकती हैं। तो ये सारी चीज़ें, ये सारे पॉइंट्स हैं जो मुझे यहाँ पे 2 साल में मैंने एक्सपीरियंस किए, जो मुझे लगा कि यहाँ पे ये नेगेटिव पॉइंट्स हैं। सो दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक करो, कमेंट करके बताओ ये वीडियो कैसा लगा, और इस चैनल को सब्सक्राइब करो और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। बस ऐसे ही पॉइंट्स लेके मैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलता हूँ। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।